दोस्तों, तो स्वागत है मेरा इस न्यू वीडियो में। और आज यह हिंदी व्याकरण का छठा वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें निबंध लिखना सीखेंगे कि मतलब निबंध में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार से उठा सकते हैं, ठीक है। इसमें ना तो ज़्यादा लिखना ज़रूरी है, एवरेज लिखना है और आपको एग्जैक्ट लिखना है कि वह उसमें क्या बोल रहा है और पॉइंट लिखना है। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर निबंध में उठा सके, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमको बेरोजगारी पर निबंध लिखना है, ठीक है। तो इसको बारे में हम थोड़ा सा देखें कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको बोलते हैं रूपरेखा, ठीक है। तो रूपरेखा में हम देखेंगे, पहला तो प्रस्तावना हो गया, जो प्रारंभ करते वही प्रस्तावना हो गया, ठीक है। फिर बेरोजगारी का अर्थ, मतलब बेरोजगारी का अर्थ बताना है, क्या है बेरोजगारी, यही इसमें बताना है, ठीक है। और फिर क्या है तीसरा पॉइंट, बेरोजगारी एक अभिशाप, ये बताना है कि बेरोजगारी कैसे एक समाज में अभिशाप की तरह बन गया है। जो बेरोजगार पर्सन जो होते हैं उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता है, कोई कुछ देखना नहीं चाहता है, वही बेरोजगारी एक अभिशाप, ठीक है। चौथा क्या देखना है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अब जो बेरोजगारी से जो जिस बंदे जूझ रहे हैं उनको समस्या का समाधान कुछ इसमें लिखना है, ठीक है। फिर लास्ट में किसी भी आप कोई भी निबंध लिखे तो आपका प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट में लिखा जाता है। पहले प्रस्तावना प्रारंभ में लिखा जाता है और उपसंहार लास्ट में लिखा जाता है। और ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। और बीच में आपको निकालना होता है कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर जो आपका रहता पॉल्यूशन पर, तो पॉल्यूशन पर रहता तो आपको लिखना पड़ता कि पॉल्यूशन का क्या मतलब हानिकारक है, पॉल्यूशन कैसे बढ़ता है, यही सब लिखना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, प्रस्तावना पहला पॉइंट, फिर बेरोजगारी का अर्थ और बेरोजगारी एक अभिशाप, फिर बेरोजगारी की समस्या का समाधान, फिर लास्ट में उपसंहार। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं कटेगा। देखिए, आप हिंदी में अगर जो एवरेज भी लेकर चलिएगा ना तो नंबर कटेगा आपको। पर अगर जो आप एवरेज भी पढ़िएगा तो आपका हिंदी में 80+ नंबर आ जाएगा, ठीक है। 80+ 85 आ जाएगा। पर आपको उधर 10-15 नंबर, जो 20 नंबर होता है, आपको एवरेज वो जो रहता है उसको मैनेज करना पड़ेगा। जो आपको इधर काटता है, इधर से आप उड़ाएं तो इधर से, मतलब इधर से उड़ाना था पर इधर से उड़ा दिए, वो सब में काटता है, ठीक है। तो वो सब में कटेगा आपका। तो कम से कम तब 85 नंबर के लिए इधर आपके हाथ में, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। तो आइए, प्रस्तावना में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बेरोजगारी एक समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी जो है हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवस्था छोड़कर सरकारी नौकरी की तलाश में है। मतलब लोग जो है किसानी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, उनके पापा जी किसानी कर रहे हैं, तो वो सब छोड़कर सब सरकारी नौकरी की तलाश में, ठीक है। ऐसी स्थिति में नौकरी में काफ़ी प्रतियोगिता बढ़ गई है। जो ऐसी सरकारी नौकरी है जो उसमें प्रतियोगिता जो ज़्यादा संख्या में बढ़ गया है, कंपटीशन जो बोलते हैं उस ज़्यादा संख्या में बढ़ गया, ठीक है। और नौकरियां सीमित मात्रा में है, नौकरियां सीमित मात्रा में, पर उसमें फार्म ज़्यादा भरा रहा है, कंपटीशन लेवल हाई है, ठीक है। जिसमें जिसमें लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। आपको पॉइंट्स में सिर्फ देखना है कि इस पॉइंट में हमने क्या क्या लिखा है, क्या क्या समझना है।
आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना है कि हाँ हमको याद करना है यही जाके डिट्टो एकदम कॉपी एग्जाम में करना है, और ऐसा गलती नहीं करना है। आपको समझना है कि इस पॉइंट में हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब याद करने पर आइएगा तो कितना लिखिएगा उस पर, वहाँ क्या इस पर पढ़ के जाइएगा बेरोजगारी पर, वहाँ दे देगा पॉल्यूशन पर, तो दिक्कत हो जाएगा। तो आइए देखते फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बेरोजगारी का अर्थ। अब बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति हो, रोजगार नहीं मिलता है, तथा इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ तक कि निश्चित मजदूरी पर भी काम नहीं मिलता, नहीं ना मिलना बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है। अब बेरोजगारी का अभिशाप। अब ये समाज कैसे एक तरह से बेरोजगार को देखता है, जो अभिशाप है बेरोजगारों के लिए, वही इसमें लिखा गया है। बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है, ठीक है। यह अनेक ऐसी समस्याओं को जन्म देती है जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। इसमें एक और निर्धनता, भूखमरी, इसमें निर्धनता, भूखमरी और क्या है, तथा मानसिक अशांति फैलती है, जो युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर चौथा क्या है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। जो बेरोजगारी बढ़ रहा है उसको समस्या का समाधान लिखना है, ठीक है। आपका ये जो निबंध है जो 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको कम से कम तो कितना शब्द में लिखना होता है, 350 से 400 शब्द में, ठीक है, उतना शब्द में आपको लिखना होगा। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान निम्नलिखित है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुटीर उद्योग का विकास कर। जो छोटे छोटे कारखाने होते वो सबको उद्योग का विकास करके हम लोग बेरोजगारी की समस्या को समाधान कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जो जनसंख्या होता है वृद्धि को काबू करना, नियंत्रण करना, उससे भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, औद्योगिकी विकास कर, ठीक है। औद्योगिकी विकास कर, वही फैक्ट्रियाँ लगाकर, कंपनी कुछ लगाकर गांव में देहात में, उसी का। फिर राष्ट्र निर्माण में के विविध कार्य कर। राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य कर, ठीक है। ग्रामीण तथा शहरों में सही शिक्षा का प्रशिक्षण कर, ठीक है। ग्रामीण तथा शहर में सही शिक्षा का प्रशिक्षण करना, ठीक है। उपसंहार। अब अंत में क्या लिखना है, हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए प्रयत्नशील है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में जो कुछ संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग उसके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वही पॉल्यूशन जो बोले थे, प्रदूषण, हिंदी में प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषण की समस्या और समाधान। रूपरेखा, वही है। रूपरेखा में क्या हो गया, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना और उपसंहार आपको ये दो पॉइंट हर अथी में लिखा जाएगा, समझे, हर निबंध में लिखा जाएगा, कोई भी हो। और प्रस्तावना होता है जो पहले लिखाता है, और उपसंहार लास्ट में। प्रस्तावना फिर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट प्रदर्शन का अर्थ, ठीक है, सॉरी, प्रदूषण का अर्थ। फिर तीसरा क्या है, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण के कारण, ठीक है। फिर पांचवा क्या, प्रदूषण से हानि, छठा उपसंहार। प्रस्तावना में देखिए, प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
प्रदूषण की वजह से सृष्टि पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार से के घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। प्रदूषण का अर्थ, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं। ठीक है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। जैसे प्रदूषण करते जिसे प्रदूषण करते हैं। ठीक है। जनसंख्या की लगातार वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। जो बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री होता है उसमें आप देखते हैं कितना धुआं निकलता है, और गाड़ी मोटर हो गया ये सब में, तो वही बताया जाता है जितना जनसंख्या रहेगा उतना कारखाना बढ़ेगा, फिर मोटर गाड़ी बढ़ेगा, और जितना मोटर गाड़ी और कारखाना फैक्ट्री बढ़ेगा उतना ही प्रदूषण होगा। फिर प्रदूषण के प्रकार, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है। जैसे वायु प्रदूषण, पहला है वायु प्रदूषण। वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसों पाई जाती है जो खासकर वाहनों तथा चिमनियों से निकलने वाली धुआं से वायु प्रदूषित होती है। जो गाड़ी मोटर है उससे निकलता है, और चिमनियों जिसमें ईंट पकाया जाता है ना उससे निकलता है धुआं, तो वो बहुत हानिकारक होते हैं। फिर दूसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में क्या है, कारखानों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली दूषित जल जब नाली तालाब तथा नदियों में जाती है तो जल प्रदूषित होता है। जैसे आप कारखाने या फिर फैक्ट्री में देखते होंगे कि उसमें साफ पानी का यूज होता है, और जब भी वो रिलीज करता है तो गंदा दूषित पानी, और वही सब नालियों और नदियों होते होते जाता है, समुद्र में मिलता है और बड़ा बड़ा नदी में मिलता है। ठीक है। तो पानी भी दूषित हो जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, मोटर कार ट्रैक्टर, फिर जेट विमान वही फ्लाइट जो हो गया, जैसे जहाज जिसको बोलते हैं। ठीक है। फिर के डीजे के बजने एवं चलने से ध्वनि प्रदूषित होती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। जो ध्वनि प्रदूषण तो होता है उस वो मेन रूप से मोटर कार, फिर ट्रैक्टर जेट ये सब गाड़ियों से होता है, और जो मनुष्य का मानसिक होता है, मनुष्य जो भी ह्यूमन बींग होते हैं सबके लिए मनुष्य के मानसिक पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। फिर चौथा क्या है, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल मिट्टी प्रदूषण। ठीक है। मिट्टी में अत्यधिक मात्रा कीटनाशक पदार्थ का उपयोग करने से या अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग करने से मृदा प्रदूषित हो जाती है, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि खेती उती होता है तो उसमें यूरिया खाद मिक्सचर ये सब डाला जाता है, तो उसके कारण भी दूषित होता है। फिर क्या है, प्रदूषण का कारण। प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। सबसे पहला मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या। जितना कम जनसंख्या रहेगा उतना कम यूज आएगा। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कीटनाशक दवाइयों, रासायनिक खाद तथा उच्च नस्ल के बीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रदूषण से हानि। अब प्रदूषण से हानि क्या होता है वो देखना है। पर्यावरण प्रदूषित की वजह से लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोरोना वायरस। ठीक है। श्वसन संबंधित बीमारी,
जैसे कैंसर हो गया, और कैंसर जैसे भयानक रोग, ठीक है। ओजोन का अपक्षयन हो रहे हैं, जो मानव जाति के लिए खतरा है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट उपसंहार, इसका अंत जो करना है। हम सभी लोगों को प्रदूषण की समस्याओं को कम करने के लिए करनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए, तथा अपने घर मोहल्ला को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए रखना चाहिए, और सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा हमारा निबंध क्या है? छात्र और अनुशासन, ठीक है। छात्र और अनुशासन, या छात्र जीवन में अनुशासन। रूपरेखा में क्या लिखेंगे? प्रस्तावना, अनुशासन, अनुशासन शब्द का अर्थ, ठीक है। अनुशासन का जीवन में महत्व, अनुशासन के प्रकार, फिर उपसंहार। प्रस्तावना, हर किसी के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। अब देखिए पॉइंट सबसे भी है, हर किसी के जीवन में जो अनुशासन है उसका महत्व बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र में लाइन में जा रहे हैं, आपका अब जब आप अनुशासित नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ अनुशासन का ज़रूरी होती है। जो अनुशासन मतलब रूल और नियम जो होता है वो सब का पालन करना, फॉलो करना, वही अनुशासन कहलाएगा, ठीक है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति खुशहाल नहीं जी सकता है। अनुशासन खासकर विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन में रहकर सीखी गई बात जीवन में काम आती है। अनुशासन शब्द का अर्थ, अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो अनु तथा शासन है। अनु शब्द का अर्थ पालन होता है, तथा शासन शब्द का अर्थ नियम होता है, जिसका संपूर्ण अर्थ नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। अब अनुशासन दो शब्दों में बांटा गया, अनु तथा शासन। अनु का मतलब नियम होता है, अनु शब्द का मतलब अनु शब्द का मतलब पालन होता है, और शासन शब्द का मतलब नियम होता है। तो नियम का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है, ठीक है। अनुशासन का जीवन में महत्व, अनुशासन को बड़ा होकर सीखना बहुत कठिन होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को का जीवन अनुशासन के बिना पशु के समान हो जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है तो उसका जीवन पशु के समान हो जाता है, ठीक है। और क्या है? इसलिए अनुशासन को जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अच्छे विद्यार्थी पाठशाला में रहकर अनुशासन के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो विद्यार्थी अनुशासन के नियमों का पालन करते हैं वे चरित्रवान, आदर्श तथा योग्य नागरिक बन जाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अपना लक्ष्य समय के अनुकूल प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अनुशासन में रहना अति आवश्यक है। यदि आपके मन में कोई क्षेत्र है, जो कोई एम होगा जो पूरा करना होगा, तो आप उसे अनुशासन में रहकर अवश्य पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो अनुशासन के प्रकार देखते हैं। अनुशासन दो प्रकार के होता है। एक अनुशासन वह होता है जो किसी दूसरे के द्वारा जबरदस्ती थोपा जाता है, ठीक है। अनुशासन दो प्रकार का होता है। एक अनुशासन वह होता है जो किसी दूसरे के द्वारा थोपा जाता है। दूसरा अनुशासन वह होता है जो खुद की इच्छा से किया जाता है, ठीक है। जो अनुशासन किसी दूसरे के द्वारा थोपा जाता है उसे बाहरी अनुशासन तथा जो अनुशासन अपने इच्छा से किया गया हो उसे
आंतरिक अनुशासन कहते हैं। जो अनुशासन किसी दूसरे के द्वारा थोपा जाता है उसे बाहरी अनुशासन कहते हैं, और जो अनुशासन स्वयं के द्वारा अपनाया जाता है उसे आंतरिक अनुशासन कहते हैं। आंतरिक अनुशासन से मनुष्य के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। आंतरिक अनुशासन से मनुष्य पर कोई बोझ नहीं होता, वो खुद स्वीकार करता है कि हमको अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, हमको अनुशासन में रहना चाहिए। और जो थोपा जाता है वो बोझ लेकर चलता है कि हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो मेरे घर वाले बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे या फिर घर से निकाल देंगे, ये सब का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसे सभी विद्यार्थियों को पालन करना चाहिए। अनुशासन को सभी विद्यार्थियों को पालन करना चाहिए। उपसंहार, अब लास्ट में क्या लिखे, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी अनुशासन को खोना नहीं चाहिए। यदि एक बार समय हाथ से निकल गया तो वापस लौटकर नहीं आता है। इसलिए अनुशासन में रहकर ही व्यक्ति को सच्चे मन से कर्म पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करनी चाहिए। खासकर विद्यार्थियों को अनुशासित होना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश की आने वाली पीढ़ी है, जिसके कंधों पर ही देश का भविष्य निर्भर है। ठीक है, अब चौथा क्या है, मेरे प्रिय कवि या लेखक। ठीक है, तो रूपरेखा, प्रस्तावना, फिर जन्म, शिक्षा, मृत्यु, फिर क्या है, पांचवा प्रमुख रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं, फिर भाषा शैली, फिर लास्ट में उपसंहार। प्रस्तावना, हमारे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, जिन्हें हिंदी साहित्य कथा का सम्राट कहा जाता है। वे अपनी श्रेष्ठ कहानियों और उपन्यासों के बल पर आज तक हिंदी साहित्य जगत पर छाए हुए हैं। ठीक है, अब जन्म, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 को बनारस शहर में से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या है, अजायब राव था। डाक खाने में नौकर के तौर पर काम करते थे। ठीक है, जो बैंक में होता है डाक खाने में, उसमें नौकर की तरह काम करते थे उनके पिताजी। और क्या है, शिक्षा, प्रेमचंद्र की शिक्षा का प्रारंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया। 1998 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह पाठशाला में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। ठीक है, सन 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूल के डिप्टी सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हो गए। ठीक है, मृत्यु का हुआ, आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न होने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, अब उनका रचनाएं क्या देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रमुख उपन्यास सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन, रंगभूमि और कर्मभूमि, फिर गबन, फिर गोदान इत्यादि है। उनका प्रमुख कहानी संग्रह 8 भागों में मान सरोवर के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है। साहित्यिक विशेषताएं, इसमें प्रेमचंद हिंदी के युग
प्रवर्तक रचनाकार हैं। ठीक है, वे सर्वप्रथम उपन्यासकार का अर्थ है जिन्होंने उपन्यास साहित्य को वास्तविक भूमि पर ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी उनकी मार्मिक चित्रण किए हैं। भाषा शैली, प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की कुछ लोकोक्तियाँ तथा मुहावरा मिलती है। इसकी भाषा सरल, व्यवहारिक मुहावरों तथा प्रभावशाली रहती है। उनकी भाषा शैली आकर्षक तथा मार्मिक लगता है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं तथा भाषा शैली की ये विशेषता है। उपसंहार, क्या प्रेमचंद की रचनाओं को देश में ही नहीं विदेश में भी आदर किया जाता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की रचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। फिर लास्ट निबंध है, शायद नहीं, एक और मिलेगा, 2 है, 3 है अभी। 5वां क्या है? 5वां मेरा निबंध है कोरोना वायरस एक महामारी। ठीक है, रूपरेखा, प्रस्तावना है, महामारी के संक्रमण है, संक्रमण के लक्षण है। फिर तीसरा है जो बीमारी का प्रसार। फिर चौथा है जो बीमारी से बचाव। 5वां मानव जीवन पर प्रभाव। फिर छठा है जो उपसंहार है। प्रस्तावना में, कोरोना वायरस एक संक्रमण बीमारी है जो पहली बार वायरस के फैलने से सामने आई। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर दिसंबर 2019 में एक मरीज से पुष्टि हुई। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में है। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा। भारत सरकार ने इस वायरस की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयत्न किए। महामारी के संक्रमण के लक्षण। ठीक है, इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को कुछ लक्षण प्रकट होने लगती है, जैसे बुखार, खांसी और शरीर में थकान, सांस लेने में परेशानी इत्यादि समस्याएं देखने को मिलती है। बीमारी का प्रसार, इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा के माध्यम से होता है। संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से यह बीमारी फैलती है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में फैलती जाती है। बीमारी से बचाव, संक्रमण से बचने के लिए निम्न उपाय आवश्यक है। तो देखिए, पहला क्या है? साबुन और पानी से समय समय पर अपने हाथ को धोएं। किसी से बातें करते समय या खांसते या छींकते समय मास्क अवश्य लगाएं। संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने पर भीड़ भाड़ स्थानों पर जाने से बचें। बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखें। समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, योग करते रहना चाहिए। योगा है। ठीक है, इस महामारी से बचाव के लिए टीका यानी वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है,
मानव जीवन पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयभीत हो गया है। आर्थिक गतिविधियां रुक जाने से बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग आपस में मिलने जुलने से सावधानी बरत रहे हैं। उपसंहार। विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी महामारी का बुरा प्रभाव पड़ा है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के नारे लगाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि सभी का टीका लगने के बाद यह महामारी खत्म हो जाएगी। फिर छठा क्या है? आतंकवाद पे। रूपरेखा प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, फिर भारत में आतंकवाद, फिर आतंकवाद के रोकने का उपाय, फिर उपसंहार। प्रस्तावना में आतंकवाद हिंसा एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने तथा धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद दुनिया का सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा देश भारत भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का अर्थ में लिखना, ठीक है। आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलना, अर्थात कुछ लोगों के समूह द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियां को अंजाम देना, ठीक है। आतंकवाद के कारण। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को सही रोजगार, सही शिक्षा, सही न्याय, 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे परेशान होकर आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। भ्रष्टाचार आतंक को बढ़ावा देता है। जैसे हमारे देश को भ्रष्ट कर लोगों के द्वारा घूस के लालच में पैसे लेकर अकुशल व्यक्ति को नौकरी दे दी जाती है, जिससे कुशल व्यक्ति मजबूर होकर आतंकवाद का रास्ता चुन लेते हैं, ठीक है। आज विश्व में सभी देश बड़ी मात्रा में मिसाइल, तोपें और मशीन गन, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम इत्यादि हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे विश्व में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, ठीक है। भारत में आतंकवाद। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मेघालय और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैला रही है, जिसके कारण दिन पर दिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या हो रही है। भारत में खासकर जम्मू कश्मीर दशकों से आतंकवाद की समस्याएं दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। आतंकवाद को रोकने का उपाय। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवाद विरोधी विधायक पारित कर दिया है, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है, जिससे जनता आतंकवादियों से लड़ सकता है, लड़ने में डर का अनुभव न करें। आतंकवाद को रोकने के लिए विश्व के सभी देशों को मिलजुल कर सबसे निपटने की जरूरत है, ठीक है।
तभी विश्व आतंकवाद की समस्या से मुक्त हो पाएगा। उपसंहार: भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवाद गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का आतंकवाद का सम्मुख नाश ही इस समस्या का समाधान है। भ्रष्टाचार: सातवां है जो भ्रष्टाचार है, और यदि खत्म हो गया लास्ट है भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। ठीक है, रूपरेखा में प्रस्तावना भ्रष्टाचार का अर्थ, फिर भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार, फिर चौथा क्या भारत के कारण भ्रष्टाचार के कारण, फिर पांचवा भ्रष्टाचार को दूर रखने का उपाय, फिर छठा उपसंहार। प्रस्तावना में आजकल के समय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है, जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर कठिन हो रहा है। भ्रष्टाचार का अर्थ इसमें भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार: भारत में भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है, जिससे देश के विकास में सहयोग देने के बजाय देश को लूटने में लगे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे चुनाव प्रणाली का गलत ढंग से होना, दिन पर दिन शिक्षा का गिरता स्तर, किसी काम को समय से पहले करने की कोशिश करना, किसी प्रतियोगिता में असफल होने या असक्षम होने पर भी घूस के द्वारा प्राप्त करना, चुनाव में अंधाधुंध खर्च करना, उच्च जीवन स्तर की लालसा करना। ठीक है, भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय, उच्च शिक्षा का पहला है क्या, उच्च शिक्षा का प्रसार। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा, जिससे सोचने की क्षमता में विस्तार हो सके। ठीक है, फिर क्या, समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समाज कल्याण की संस्थाओं पर बल देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है, अर्थात जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें नौकरी से निकाल देने चाहिए। ठीक है, फिर क्या, दंड व्यवस्था में सुधार। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में भी सुधार करना होगा, अर्थात जो लोग भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उपसंहार: अतः भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। इसे दूर करने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है, जिसके लिए जनता का सहयोग अति आवश्यक है। तभी भ्रष्टाचार का सही समाधान हो सकेगा। ठीक है, तो ये 7 निबंध आपको ख़त्म हो गया। अब आपको इसी प्रकार से समझ लेना है, आपको याद नहीं करना है, और जिस प्रकार से बताएं उसी प्रकार से लिखना है। लिखिएगा तो नंबर इसमें ज़्यादा नहीं कटेगा। ठीक है,
मेन इसमें क्या मायने रखता है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट मायने रखता है। और जो पॉइंट बोला, प्रस्तावना बोला तो स्टार्टिंग बोला है तो उसमें प्रस्तावना में लिखिए। अब अंत में बोला तो ये मत लिखिए कि शुरू वाला बात लिखिए, उसमें अंत निष्कर्ष लिखिए कि हाँ उसमें निष्कर्ष उसमें लग रहा है। अब उसका भ्रष्टाचार का प्रकार हो गया, उसमें तो प्रकारें लिखिए, उस प्रकार से आपका नंबर मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।